तो हमारा जो सबसे पहला रिएक्शन है वो क्या है? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या कहता है? अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे आपको समझना है भाई? सिंपल सा आपको ऐसे याद रखना है भाई, हैलोजिनेशन रिएक्शन है ना, तो आपको बस क्या करना है, हैलो एरीन लेना है, किसके साथ रिएक्शन कराना है, हैलोजन्स के साथ, और क्या बना देना है, आर्थो एंड पैरा, यानी दो कंडीशन आपको बनाना है, आर्थो एंड पैरा डाई हैलो बेंजीन। यानी सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी होगा। अब यही कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया कि भाई बेंजीन है, अब यहां पे ये क्या है, क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है, क्लोरीन के साथ, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है पैरा एंड आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब एक बात आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको? ध्यान यह देना है कि अगर पैरा पोजीशन है 180 डिग्री वाला अगर आपको मिल रहा है तो यह क्या होगा, मेजर, और अगर 60 डिग्री एंगल वाला आपको फॉर्म मिल रहा है तो यह क्या होगा, माइनर। अब यहां पे आपको एक बात ये क्लियर रखनी है। अब इस बात को क्लियर कैसे करते हैं कि भाई चलो अब इस चीज को भी यहां समझते हैं कि ये मेजर क्यों, ये माइनर क्यों। तो मैंने आपको जो कल की क्लास थी जिसमें मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, हैलोजन जो है वो बेंजीन रिंग पर डेंसिटी इंक्रीज कराने लगता है, जिसकी वजह से उसका क्लीवेज जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, यानी उसको हम आसानी से नहीं तोड़ पाते। अब जब हम आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे, जैसे मान लीजिए यही है, अगर इसे हम नहीं तोड़ सकते तो क्या हम इसके प्लेस पे किसी और को लाके रख पाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी कंडीशन को जनरेट करने के लिए कि भाई जो हैलोजन जितना दूर होगा वो उतना ही आसानी से क्या होगा, स्टेबिलिटी को बनाए रखेगा। अब यहां पे ये वाला जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है किसके रिस्पेक्ट में, इसके, यानी पैरा इज ग्रेटर स्टेबल इन रिस्पेक्ट टू आर्थो। अब बेटा जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो पैरा हमेशा क्या बनेगा, मेजर, और आर्थो क्या बनेगा आपका, माइनर। ये बात क्लियर हो गई? यानी आर्थो माइनर क्यों है, पैरा मेजर क्यों है, ये बात भी आपको यहां पे क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो चलिए अब भाई जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हैलोजिनेशन के बाद, तो आपको यहां पे सेकेंड वन रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको क्या ध्यान देना होता है, नाइट्रेशन ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन के लिए आपको बस क्या ध्यान देना है कि भाई जो नाइट्रेशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको बस क्या याद रखना है कि हैलो एरीन्स, क्या ध्यान देना है, हैलो एरीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड। और कौन सा नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, और किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको यहां पे समझना है, क्या ध्यान देना है, हैलो एरीन प्लस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, इट मींस HNO3 in presence of concentrate H2SO4 and participate in the formation of ortho and para nitro haloarine। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को यहां पे समझते हैं, और जैसे ही आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लेंगे तो आपको हर एक प्रॉब्लम को समझने में आसानी होगी। अब यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक हैलोजन X ले लिया। अब सबसे पहले कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, इट मींस HNO3। अब जैसे ही आप HNO3 को लेंगे यहां से आपको इसे तोड़ना है, किसमें तोड़ना है बेटा, OH माइनस NO2 प्लस।
अब जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे तो आपको अब यहां पे जैसे मान लेते हैं मैं आर्थो पोजीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको मैंने अभी पहले कल के लेक्चर में पढ़ाया था क्या कि भाई कि जो हैलोजन है ये जनरली किस में ब्रेक करना चाहते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी ये आर्थो या तो पैरा पे ब्रेक करेंगे। क्लीवेज जो पोजीशन है या तो आर्थो होगा या तो पैरा होगा। तो अब यहां से जैसे ही आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इधर क्या बनाएगा, प्लस और इधर माइनस। अब ये प्लस किससे आके जुड़ेगा, इस माइनस से, और ये माइनस किससे आके जुड़ेगा, इस प्लस से। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग इस पर क्या आके जुड़ गया X, और यहां पे क्या आके जुड़ गया NO2। अब सिमिलर रिएक्शन मैक्सिमम आपको पैरा पोजीशन के लिए समझना है। अब मैंने क्या किया, पैरा पोजीशन के लिए मैंने क्या किया कि भाई बेंजीन रिंग लिया, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ही लिया और इसे किसमें ब्रेक किया, OH माइनस NO2 प्लस में। अब यहां का हाइड्रोजन ब्रेक हुआ H प्लस और ये माइनस किससे जुड़ेगा, इस प्लस से, और ये प्लस किससे जुड़ेगा, इस माइनस से। अब क्या हुआ, बेंजीन रिंग इस पे कौन आके जुड़ गया, हैलोजन X, और यहां क्या आके जुड़ गया NO2, साथ में क्या रिलीज हो गया, वाटर H2O। तो अब हमने क्या कहा कि भाई अगर हम हेलोएरिन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो ये या तो क्या बनाएगा, आर्थो, और या तो ये क्या बनाएगा, पैरा। अब इसमें भी कह रहा है कि भाई कौन मेजर होगा कौन माइनर। तो ध्यान देना है कि जो आर्थो होता है ये हमेशा क्या होगा, माइनर होगा, और जो पैरा होगा ये हमेशा क्या होगा, मेजर। तो मेजर और माइनर का कंडीशन आपको यहां पे क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने क्या देखा कि जब आप आर्थो की बात कर रहे हो तो आपको कहां से ब्रेक करना है, जो नेबर कार्बन है, जहां से जिस कार्बन पे हैलोजन अटैच है उसका जो नेबर कार्बन है वहां से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाला, और हाइड्रोजन के पास चार्ज क्या था, प्लस चार्ज। और हमने जैसे ही नाइट्रिक एसिड को ब्रेक किया तो किसमें ब्रेक किया, OH माइनस और NO2 प्लस में। H प्लस के प्लेस पे कौन आके जुड़ गया, NO2 प्लस। H प्लस किससे जुड़ गया, OH माइनस से, और क्या बना के निकल गया, H2O। ये बात क्लियर हो गई। अब इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको फॉलो करना होता है। अब आप यहां पे देख सकते हो यहां पे क्या बन रहा है भाई, हेलोएरिन है, यहां पे क्लोरोबेंजीन है, सिंपल सा क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही है, नाइट्रिक एसिड से हो रही है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या बना रहा है, अब यहां पे ये बना रहा है पैरा, और यहां पे क्या बना रहा है, आर्थो। अब आप देख सकते हो यहां पे इसे क्या कह रहे हैं कि 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन। अब ये क्या बन रहा है, मेजर, और यहां पे 1-chloro-2 नाइट्रोबेंजीन, ये क्या बन रहा है, माइनर। तो मेजर और माइनर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये बतलाता है कि भाई कौन ज्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा। तो आपको मैंने हमेशा बता के रख दिया कि भाई अगर आपको पैरा पोजीशन वाला मिल जाए तो आप हमेशा उसे क्या मानेंगे, मेजर, और अगर आर्थो पोजीशन वाला मिल गया तो आप क्या मानेंगे, माइनर। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन। अब भाई सल्फोनेशन रिएक्शन को आप सिंपल से मैकेनिज्म से ही समझते चलिए। सल्फोनेशन रिएक्शन में आपको बस क्या याद रखना है, हेलोएरिन। अब यहां पे आपको किसके साथ रिएक्शन कराना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और ये आपको फिर यहीं पे आर्थो एंड पैरा सल्फो हेलोबेंजीन या हेलोएरिन। अब सिंपल सा आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर रखना है। अब हेलोएरिन है, वही सिंपल सा एक मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या लिखते हैं भाई आप, H2SO4। अब यहां से मैं आर्थो पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो यहां से आप ब्रेक करो तो इधर प्लस और इधर क्या आएगा, माइनस।
इसे आप ब्रेक करोगे तो ये किस में ब्रेक होगा, OH माइनस SO3H प्लस। अब माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। अब इसमें क्या हुआ कि आर्थो पोजीशन पे क्या के जुड़ गया, SO3H, और क्या निकल गया साथ में, वाटर H2O। अब जैसे ही आप यही कॉन्सेप्ट किसके साथ, हेलोएरिन के साथ, अब कहां पे, पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन के साथ करते हो तो यहां प्लस और यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। किसके साथ रिएक्शन मैकेनिज्म आप करा रहे हो, H2SO4 के साथ, तो ये किस में ब्रेक होगा, OH माइनस SO3H प्लस। माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, और प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे अब क्या होगा कि भाई बेंजीन रिंग इस पर X और पैरा पोजीशन पे क्या के जुड़ गया, SO3H। अब ये क्या बन गया, H2O। अब जैसे ही आपको इस रिएक्शन मैकेनिज्म में फॉर्म हुआ तो आपको मैंने क्या बताया कि आर्थो जब भी दिखे आपको दिमाग में एक बात याद आ जानी चाहिए, माइनर कंडीशन, और अगर आपको पैरा दिख जाए तो आपके दिमाग में एक बात याद आ जानी चाहिए, क्या, मेजर। तो अब यहां से आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भाई मेजर और माइनर का जो कंडीशन है वो क्लियर रखना है। ये बात क्लियर। अब आप यहां पे इस रिएक्शन मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि भाई बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग नहीं, हेलोएरिन सैक जिसमें क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, यानी क्लोरोबेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम गर्म कर दे रहे हैं। तो गर्म करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक हमें कंपाउंड मिल रहा है कि 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा हमें क्या मिल रहा है, 2 क्लोरोबेंजोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब मैंने क्या बताया कि अगर आपको पैरा पोजीशन दिख जाए तो आपको क्या याद रखना है, मेजर। अगर आपको आर्थो दिख जाए आपको क्या याद रख लेना है, माइनर। तो ये मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो तो आपके दिमाग में कई सारी चीजें आती हैं कि भाई ये पैरा मेजर ही क्यों, आर्थो को हम मेजर क्यों नहीं ले रहे। तो याद रखना बेटा, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बार बार बताया है कि भाई जो हेलोएरिन्स होते हैं ये जनरली जो डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं वो या तो आर्थो पोजीशन होता है या तो पैरा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि भाई जब आप हेलोएरिन्स की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। किसके साथ कराएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्लोरोटोलुइन। अब इसमें भी वही कंडीशन, आर्थो एंड पैरा। इस कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। अब हेलोएरिन्स है, बेंजीन रिंग पे X है, एल्किल हैलाइड क्या है भाई, CH3X। अब भाई जनरली इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग किसमें कराते हैं, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड में, AlCl3 में, और हीट करते हैं। अब यहां से आपको क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, इधर प्लस और इधर क्या आएगा, माइनस। अब आर्थो पोजीशन से H प्लस और यहां पे क्या आएगा, माइनस। ये प्लस इस माइनस से, ये माइनस इस प्लस से। अब क्या हुआ कि आर्थो पोजीशन पे क्या के जुड़ गया, CH3। अब जब ऐसे ही आप इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को कहां पे करते हैं, इस पोजीशन पर, तो यहां पे भी ये प्लस और ये माइनस, और ये CH3X ब्रेक होगा किसमें, इधर प्लस और इधर माइनस। ये माइनस इस प्लस के साथ, ये प्लस इस माइनस के साथ। सिमिलर कॉन्सेप्ट जो अभी तक आप नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, इन सारे कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट तो यहां भी फॉलो हो रहा है। तो ये हर एक कॉन्सेप्ट में आपको एक बात समझ में आ गई कि भाई अगर आपको पैरा दिख जाए तो आपको क्या याद रखना है, मेजर। अगर आपको आर्थो दिख जाए तो आपको क्या याद रखना है, माइनर। तो मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होता है। ये बात क्लियर। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट में क्या दिया है कि भाई क्लोरोबेंजीन दिया है,
Cl दिया हुआ है और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जैसे ही आपने रिएक्शन मैकेनिज्म किया तो 1-chloro-4 मेथिल बेंजीन ये क्या है मेजर, और 1-chloro-2 मेथिल बेंजीन ये क्या बन गया माइनर। अब मैंने इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे करना है आपको मैंने समझा दिया है, ये बात क्लियर। अब यहां पे बेटा आपको कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म समझने हैं रिएक्शन विथ मेटल्स में, जिसमें आपको वुड्स फिटिंग एंड रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स इसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले हम यहां रिएक्शन विथ मेटल्स में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला यहां पे क्या है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, देन फिटिंग रिएक्शन एंड देन वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये 3 कॉन्सेप्ट है। इन तीनों कॉन्सेप्ट को यहां पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन। अब यहां पे आपको एक एक रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको आसानी से समझना है। वुड्स है, क्या है फिटिंग है, और थर्ड क्या है वुड्स फिटिंग। अब यहां पे आपको मैंने क्या कहा, ये 3 रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आपको वुड्स रिएक्शन की बात करनी हो तो आपको क्या ध्यान देना है कि भाई एल्किल हैलाइड प्लस एल्किल हैलाइड प्लस 2Na क्या फॉर्म कर देना है आपको फॉर्म करना है एल्केन प्लस सॉल्ट। जब आप फिटिंग की बात करोगे यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, एरिल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड प्लस 2Na क्या फॉर्म कर देगा, डाइफेनिल प्लस सॉल्ट। और जब आप वुड्स फिटिंग की बात करोगे तब आपको क्या ध्यान देना है, एल्किल हैलाइड प्लस एरिल हैलाइड प्लस 2Na क्या फॉर्म कर देना है, एल्किल एरिल प्लस सॉल्ट, ठीक। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को ही आपको फॉलो करना है और इसी रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपको कंपाउंड फॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले अगर हम वुड्स के अकॉर्डिंग बात करें, किसके अकॉर्डिंग बात करें, तो मैंने क्या कहा एल्किल हैलाइड इट मींस RX, इसके साथ हमने क्या किया 2Na प्लस RX। तो यहां पे क्या होगा ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये X इस Na के साथ, ये X इस Na के साथ क्या बना लेगा 2NaX, बचा क्या रह गया ये हमारा R और R, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये क्या बना लेगा RR। और ये RR जो बन रहा है यानी एल्किल ग्रुप के कॉम्बिनेशन से बना, और एल्किल ग्रुप का कॉम्बिनेशन आपस में क्या कहलाता है एल्केन। अब इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप इस तरीके से समझ सकते हैं भाई CH3Cl 2Na CH3Cl। अब यहां से ये Cl इस Na के साथ, ये Cl इस Na के साथ क्या बना लेगा 2NaCl। अब ये CH3 यहां सॉरी थोड़ा सा, ये CH3 इस CH3 के साथ, तो ये क्या बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां से मेथिल क्लोराइड था, मेथिल क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया इथेन में, किसमें कन्वर्ट हो गया इथेन। तो ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है वुड्स। अब जैसे ही आप फिटिंग की बात करोगे, फिटिंग में आपको बस क्या ध्यान देना है एरिल हैलाइड का कॉन्सेप्ट, तो इसे ऐसे ARX प्लस 2Na प्लस ARX। अब यहां से ये X इसके साथ, ये X इसके साथ,
और ये AR इस AR के साथ, तो ये क्या बना लेगा, AR साथ में क्या रिलीज कर देगा, 2NaX। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन प्लेस हो रहा है ना, ये सारे रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहे हैं। यानी ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, इस रिएक्शन मैकेनिज्म को आप जब भी कराओगे ना, वो सारा रिएक्शन मैकेनिज्म किसको फॉलो करेगा, ड्राई ईथर को। तो ये बात आपको दिमाग में बैठाए रखना है। अब जैसे ही आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हो, तो अब यहां पे आप देख सकते हो बेंजीन रिंग, इस पे क्या है, Cl है। मैंने क्या किया, 2Na लिया, फिर बेंजीन रिंग के साथ मैंने किसको दे दिया भाई, Cl को। अब ये Cl इस Na के साथ, ये Cl इस Na के साथ, ये बेंजीन रिंग इस बेंजीन रिंग के साथ, तो ये क्या बना लेगा, ये बनाएगा ऐसा पोजीशन। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, डाइफेनिल। क्या कहेंगे, डाइफेनिल। और साथ में ये क्या रिलीज कर देगा, 2NaCl। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आप ये रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा, यहां पे आप क्या देख सकते हो कि भाई वुड्स फिटिंग और फिटिंग। फिटिंग में देखिए यहां पे साफ साफ मेंशन है 2 बेंजीन रिंग X 2Na के साथ। अब यहां पे ड्राई ईथर होना है, ईथर तो भाई वो कॉन्सेप्ट है, ड्राई ईथर होगा। 2Na के साथ जैसे रिएक्शन कराया आपने, क्या बना, 2 डाइफेनिल बना, साथ में ये क्या बना लिया, 2NaX। अब यही काम जब आप वुड्स फिटिंग के साथ करते हो, तो अब यहां पे आप देखो, ये एल्किल हैलाइड, ये एरिल हैलाइड, इन दोनों का रिएक्शन हुआ किसके साथ, 2Na के साथ। तो ये क्या बना लेगा, 2NaX। ठीक। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसके लिए था भाई, रिएक्शन विथ मेटल्स के लिए। अब एक रिएक्शन मैकेनिज्म आपको और समझना है, थोड़ा सा। अब यहां पे आपको समझना है रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अब जनरली ये रिएक्शन मैकेनिज्म किसके लिए होता है, एल्किल हैलाइड के लिए, लेकिन ये कभी कभी एरिल हैलाइड में भी पॉसिबल होते हैं, इसलिए ये इस रिएक्शन मैकेनिज्म को यहां बताया जा रहा है। तो भाई क्या होता है कि भाई मैग्नीशियम के साथ यानी Mg, किसकी रिएक्शन आप करा रहे हो, ArX के साथ। तो जैसे ही आप इस रिएक्शन मैकेनिज्म को कराते हो, तो यहां पे एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि मैग्नीशियम हमेशा क्या करना चाहता है, इंसर्शन रिएक्शन। इंसर्शन रिएक्शन आप किसे कहते हो, कि अगर कोई भी ग्रुप किन्हीं दो ग्रुप के बीच में आके बैठ जाए। जैसे आप यहां पे समझे, ये मेरे दो पाम है, हथेली है। अब इनके बीच में अगर मैंने इस तरीके से इसे होल्ड करके रखा, तो ये जो मार्कर है, ये जो पेन टाइप का पेन है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, कि इन दोनों के बीच में ये बॉन्डिंग करा रहा है। और यही कॉन्सेप्ट, और ये इन दोनों पाम के बीच में आके बॉन्डिंग करा रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट कौन कराता है, मैग्नीशियम कराता है। किसके बीच आके करता है, AR और X के बीच में। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ArMgX। अब इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी हमारा क्या कहलाता है बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यानी ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बस यहां पे आपको किसके साथ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझना है, एरिल ग्रुप के साथ। अब इस कंडीशन को आप कैसे समझ सकते हैं, अब मैंने क्या किया, अब जैसे इस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो अप करोगे, तो इस के बीच में ये Mg आएगा ना, इन दोनों के बीच में यहां घुसेगा, तो ये क्या बना लेगा, बेंजीन रिंग। इस पे कौन आके जुड़ गया, MgCl। अब ये भी क्या कहलाया, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बात में पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में, व्हाट डज द मीन ऑफ पॉलीहेलोजन। हम पॉलीहेलोजन का मतलब क्या समझेंगे। पॉली का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, यानी मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा हेलोजन वाले कोई कंपाउंड है, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एक कार्बन है, कार्बन के पास बॉन्ड क्या है, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये सारे 4 सिंगल बॉन्ड
अब ये ऐसे मैंने बना दिया। अब बताना, अब यहां पे मैंने सारे जगह पे क्या रख दिया, हाइड्रोजन। क्या ये हेलोजन कंपाउंड है क्या? तो ये तो हेलोजन कंपाउंड है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, एक हेलोजन यहां पे रख लिया X। थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर बना ले। अब मैंने एक हेलोजन यहां पे रखा तो एक है, तो ये क्या है, मोनोहेलाइड। अब इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया, दो हाइड्रोजन लिया और दो हेलोजन ले लिया, एक हेलोजन ये दो हेल, तो ये क्या है, डाइहेलाइड। ऐसे अब मैंने एक हेलोजन लिया और एक हाइड्रोजन, तीन हेलोजन, 1 2 एंड 3, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ट्राइहेलाइड फॉर्म कर रहा है ना। और यहां पे मैंने चारों प्लेसों पे क्या किया, हेलोजन ले लिया। और जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो यहां पे इसे आप क्या पढ़ते हो, टेट्राहेलाइड। अब ये डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड और टेट्राहेलाइड, इन तीनों का जो कॉमन फॉर्म होता है यही क्या कहलाता है, हमारा पॉलीहेलाइड। अब हमें इस कॉन्सेप्ट में एक बात क्लियर करना हुआ, क्या करना हुआ भाई, कि अगर हेलोजन है, इनके नंबर एक से अधिक हो जाए तो उन्हीं हेलोजन कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। अब इस चीज को यहां पे आप देखिए, क्या कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम। यानी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कार्बन कंपाउंड के पास क्या हो, एक से अधिक हेलोजन हो जाए, 2 3 4 5, यानी मोर देन 1 की कंडीशन आ जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, रिफर टू एज अ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड समझते हैं। ये बात क्लियर। अब जैसे यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म। अब आप देखिए क्लोरोफॉर्म में 1 2 3 क्लोरीन्स, आइडोफॉर्म में 1 2 3 आयोडीन। यहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 2 3 4 डाइक्लोरोमीथेन 1 2। यहां पे आप डीडीटी में देखिए 1 2 3 4 5। आप फ्रियोन में देखिए 1 2, ये तो क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, ये क्या है, फ्लोरीन। यानी अलग अलग अगर हेलोजन है, मोर देन 1 हेलोजन के कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब सेकेंड वन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। यहां पे इसका एप्लीकेशन हमें क्या समझना है कि भाई इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में आप कैसे समझोगे और एग्रीकल्चर में कैसे, यानी इनका रोल इंडस्ट्रीज से कैसे हो रहा है और एग्रीकल्चर से कैसे हो रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियॉन्स एंड डीडीटी। ये बात क्लियर हो गई। अब इस सारे कॉन्सेप्ट में एक बात तो कॉमन हमें ये मिली कि अगर हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कार्बन के पास भाई मोर देन 1 हेलोजन ग्रुप आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ये बात क्लियर। अब यहां पे सबसे पहला हमारा क्या आता है, डाइक्लोरोमीथेन। अब यहां पे डाइक्लोरोमीथेन, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आप यहां पे देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मेंशन किया गया है, CH2Cl2। क्या मेंशन है, CH2Cl2। अब इसका यूज क्या है, तो यहां पे यूज में सबसे पहला यूज आप देखिए कि अ सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर। यानी जो पेंट होते हैं जैसे नेल पेंट या स्प्रिट, ये जो चीजें हैं ना, इसको बनाने के लिए कि भाई अगर पेंट लगा है उस पेंट को छुड़ाने के लिए जो रिमूवर प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन।
प्रोपलेंट इन एरोसॉल, जो एरोसॉल्स होते हैं जैसे ओडोनिल, इन सब में प्रोपलेंट के तरह यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो क्या है, प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। जो मेडिसिन हैं, जो दवाएं हैं, इनको बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन यूज करते हैं। यानी दवाओं को बनाने के लिए भी हमें क्या यूज करना होता है, डाइक्लोरोमीथेन यूज करना होता है। थर्ड वन हमें यहां पे क्या ध्यान देना है, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। यानी अगर मेटल है, मेटल आपको मिल गया, किसी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड से आपने मेटल को पा लिया, अब उस मेटल को आपको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है, साफ करना होता है। अब साफ करने के लिए आप जो लिक्विड यूज करते हो, वो लिक्विड क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन होता है। यानी डाइक्लोरोमीथेन का यूज हम लोग किसमें कर रहे हैं, रिफाइनिंग एज वेल फिनिशिंग। यानी रिफाइन भी करेंगे, प्योरीफाई भी करेंगे, साथ ही साथ उससे हम फिनिशिंग भी लाएंगे, यानी उसे अच्छा भी दिखाने का काम भी हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन की हेल्प से। अब इसका बेटा हार्मफुल इफेक्ट, ये जरूर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, खासकर 12th बोर्ड एग्जाम में इसके हार्मफुल इफेक्ट पूछे जाते हैं। अब जैसे सबसे पहला इफेक्ट है इंपेयरमेंट इन हियरिंग एंड विजन। यानी अगर आप इसका, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, अगर इसका अमाउंट अगर आपके आंखों और कानों में ज्यादा देर तक आ जाए, यानी आप ज्यादा इसको इनहेल कर लो, तो ये क्या करता है, ये हमारे कानों में सुनने की क्षमता जो होती है ना, जो हियरिंग एबिलिटी है, ऑडिबल सिस्टम है, इसे क्या करता है, इसे डिप्रेस कर देता है, यानी सुनने की क्षमता को कम करता है। विजन, यानी अगर ऐसा इसका इफेक्ट हमारे आंखों पे पड़े तो हमें धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, यानी हमारे ये विजन को लॉस कर देता है, हमारे विजन को ये लो डाउन कर देता है। और जैसे ही ये कम कर रहा है तो ये हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल तो नहीं है, ये क्या हो गया, हार्मफुल। इसीलिए इसका ये कौन सा इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट। सेकेंड वन, हायर लेवल कॉजेज डिजीनेस, नोजिया, नमनेस इन फिंगर्स। अब डिजीनेस यानी आलसीपन लाना, यानी आपको बहुत आलसी बना देना, साथ में नौजिया, छींक, सर्दी जुकाम, नाक बहना, ये सारी कंडीशन भी कौन ला रहा है, डाइक्लोरोमीथेन। और यहां पे जो थर्ड वन है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आईज बर्न्स द कॉर्निया। अगर इसका डायरेक्ट हमारे आंखों के कॉर्निया से कांटेक्ट हो जाए, बेटा जो ये हमारे आंखों में ब्लैकिश ब्राउन कलर का जो ये पिगमेंट दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, कॉर्निया है। इस कॉर्निया पे अगर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है तो इस कॉर्निया को भी ये जलाता है। जलाने का मतलब है इस कॉर्निया को ऐसा कर देता है कि जो लाइट पास होती है हमारे आई लेंस के पास, वो लाइट पास होना बंद हो जाती है, जिससे हमारा जो आईज है ना, इसका कंप्लीट विजन लॉस होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यूज्ड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। यहां दिखाया क्या जा रहा है कि जब दवाओं को बनाई जाती है ना, तो उसके लिए प्रोसेसिंग करने में कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट, इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, हमारे शरीर में क्या करता है, कार्सिनोजन सेल्स को एक्टिवेट करा देता है। और जो कार्सिनोजन सेल्स हैं, ये क्या होती है, कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, हमारे शरीर में कैंसर कॉज करा देते हैं। तो ये कैंसर को भी कॉज कराता है। साथ ही साथ ये क्या है, पेंट रिमूवर, यानी जब आप पेंट लगाते हो, किसी में पेंट करते हो, उस पेंट को रिमूव करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डाइक्लोरोमीथेन का। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, CCl4। क्या है, CCl4। अब इसका यूज और हार्मफुल इफेक्ट ही हमें ज्यादातर ध्यान देने हैं। तो यूज क्या है, यूज एज अ सॉल्वेंट। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, उस सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग किसको यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। सेकेंड वन में कहा क्या जा रहा है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल कैंस।
जो रेफ्रिजरेंट होते हैं बेटा, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में जब कोई चीज मटेरियल बनाया जाता है ना, उस मटेरियल को ठंडा करने के लिए दो कंपाउंड डाले जाते थे। पहले जो डाले जाते थे वो जनरली कार्बन टेट्राक्लोराइड थे, अब के जो आ रहे हैं वो भाई नाइट्रोजन गैस से आ रहे हैं। अब नाइट्रोजन गैस के साथ कभी कभी क्या डाल दिए जा रहे हैं, फ्रियोन्स डाल दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जल्दी से क्या कर देते हैं, ठंडा करते हैं। यानी इनका जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंडेंट होती थी, पहले के जो रेफ्रिजरेंट थे उनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड से। थर्ड वन, फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका जो मेन मोटो है बेटा, ये क्या करता है, फीड स्टॉक्स करता है, यानी ये बनाने का काम करता है और एक स्टॉक बनाता है। किसका स्टॉक बनाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, यानी सीएफसी जो होते हैं ये हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कॉज कराते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसके रेट को बढ़ाता है और इसके रेट को बढ़ाने वाले में ये क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड वन was used as a cleaning fluid, degreasing agent, spot remover and as fire extinguisher। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड को, लिक्विड को साफ करने के लिए, साथ ही साथ डिग्रीजिंग एजेंट, यानी किसी के नेचर को हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो डिकेइंग नेचर है उसको डिक्रीज कराने के लिए, साथ ही साथ स्पॉट रिमूवर, अगर कोई दाग धब्बा लग गया ना उसको रिमूव कराने के लिए, ब्लीच करने के लिए, जो कॉमन वर्ड आप यूज करते हो उसके लिए, और साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर कहीं आग लग गई है तो उस आग को बुझाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब इसका आप ध्यान दीजिए हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। इसका जो कॉमन हार्मफुल इफेक्ट है वो डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, यानी आलसीपन लाएगा, सुस्त, आपकी बॉडी को बहुत आलसीपन ला देगा, आप बहुत सुस्त हो जाएंगे। नोजिया, आपकी नाक बहने लगेगी, आपको सर्दी जुकाम जैसा फील आएगा, और साथ ही साथ ये आपको क्या कराएगा, वोमिटिंग कराएगा, आप उल्टी करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये क्या करा रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके बॉडी में से जो एसेंशियल एनर्जी है उसको रिमूव आउट भी कराने का काम कर रहा है। सीवियर, ये तो कॉमन था, ये सीवियर, अगर ज्यादा आप इनहेल कर ले रहे हो, ज्यादा इसका इफेक्ट आपके बॉडी में है तो ये कॉमन ला देगा, कोमा में आप पहुंच जाएंगे, यानी आपका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनकॉन्शियसनेस, बेहोश करना, और कभी कभी कहां तक, टिल डेथ, यानी अगर इसका ज्यादा इफेक्ट आपके बॉडी पे हो जाए ना तो ये आपको मार भी सकता है। यानी अगर आप इसको ज्यादा इनहेल करते हो ना तो इसकी वजह से आप मर भी सकते हो, ये बात भी बताई गई। द केमिकल में इरिटेट आईज ऑन कांटेक्ट। अब इस केमिकल का जैसे ही आपके आईज पे कांटेक्ट होता है तो इरिटेशन ला देता है, आंखों में जलन लाएगा, आंखों में जलन लाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे विजन है ये कंप्लीट लॉस भी हो सकते हैं या टेम्पररी लॉस होते हैं। और लास्ट वन, इन एयर इट डिप्लेट्स द ओजोन लेयर, इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी rays and consequently eye diseases, skin cancer, decrease immunity, etc. अब कहा यह जा रहा है कि अगर ये हमारे एयर में कौन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट हो जाए तो ये क्या करता है, जो ओजोन की लेयर है ना उसे डिप्लीट करता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन काज कराता है। साथ ही साथ इसकी वजह से अब अगर ओजोन लेयर जो है, जैसे मान लेते हैं ये ओजोन लेयर है, ये हमारा फिंगर्स ओजोन लेयर, अगर ये आया तो इसकी वजह से इसने क्या किया, यहां गैप बना दिया। अब अगर ये गैप बन गया तो इस गैप की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो गैप बन रहा है, इस गैप की वजह से यूवी रेज क्या होंगे, पास होंगे, और ये यूवी रेज अगर हमारे बॉडी पे टच होंगे, हमारे बॉडी पे इंसर्ट करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या कॉज कराते हैं, आई डिजीजेस कॉज कराएंगे, स्किन कैंसर कॉज कराएगा, और जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, लॉस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है, जिससे हमारे बॉडी में इसकी वजह से तो कम लेकिन अनदर डिजीजेस बहुत ज्यादा होने लगती हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आप यहां देख सकते हो कि भाई मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड एरोसॉल प्रोपेलेंट्स,
ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड्स, डिग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर और फायर एक्सटिंग्विशर। ये जो इसके मेजर यूजेस हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बेटा आपका क्या आता है, फ्रियॉन्स। अब बेटा जो फ्रियॉन्स है, फ्रियॉन्स को कैसे आप समझेंगे भाई? फ्रियॉन्स के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई CFCl इसके कॉम्बिनेशन से फ्रियॉन्स बनते हैं। अब कॉम्बिनेशन से ये ऐसे भी हो सकते हैं CF3Cl, CF2Cl2, CFCl3, यानी ये फ्रियॉन्स हैं। अब यहां पे साफ साफ क्या मेंशन है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं, किसके साथ? मीथेन या इथेन, यानी एक कार्बन के साथ ऐसा हो या दो कार्बन के साथ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रियॉन्स कहते हैं। अभी इन फ्रियॉन्स में क्या है कि ये क्या होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक, ये हमारे शरीर में पॉइजन कॉज नहीं कराते, एंड नॉन कोरोसिव, और ये कोरोजन भी कॉज नहीं कराते। इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, ये आसानी से लिक्विफाइड होने वाले गैस होते हैं, यानी इन गैसेस को हम अगर कंप्रेस करें तो ये गैसेस किसमें आसानी से बदल जाएंगे? लिक्विड में। अब यहां पे आप देख सकते हैं फ्रियॉन 12 CCl2F2 इज द मोस्ट कॉमन वन यूज इन इंडस्ट्रीज, यानी जो फ्रियॉन 12 है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CCl2F2, इसका हम लोग जनरली किसमें यूज करते हैं? इंडस्ट्रीज में कॉमन यूज करते हैं, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है इसके मेथड से ही हम इसे क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर करते हैं। यूज क्या है बेटा? इन एरोसॉल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी CFCs का हम लोग यूज कहां करते हैं? एरोसॉल प्रोपेलेंट में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशन, यानी जो एसीज हैं इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इट मींस फ्रियॉन्स का। और बेटा इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि इन एटमॉस्फेयर फ्रियॉन्स इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन अफेक्टिंग द ओजोन लेयर, यानी ये जो क्या करता है? फ्रियॉन 12 है या फ्रियॉन्स है, ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कराते हैं, और ओजोन लेयर को हम लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे ओजोन होल जो है इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हो ये डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर, एरोसॉल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब लास्ट वन हमारा जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है वो क्या होता है? DDT। क्या होता है? DDT। अब DDT में क्या है? पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इट मींस DDT। अब यह क्या है कि द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। भाई जब DDT बना था ना, तो DDT किसी और कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन बाई मिस्टेक ये बना हुआ था, और इसे जब बनाया गया तो इसे फेंक दिया गया था। लेकिन फिर देखा गया कि ये क्या कर रहा था कि जो कीड़े थे उनको मार दे रहा था, इसीलिए इसे क्या मान लिया गया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, यानी ये इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है। जो कीड़े लगते हैं फलों में, सब्जियों में, इन कीड़ों को मारने का काम करता था, इसी वजह से इसे क्या कहा गया? इंसेक्टिसाइड्स कहा गया। पॉल मूलर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। जो पॉल मूलर भाई साहब थे, इसकी की कारण इन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज भी मिला था। किसमें मिला था? मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। मेडिसिन और फिजियोलॉजी का जो फील्ड है ना, इस फील्ड में पॉल मूलर को क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिला था। इसका यूज क्या करते हैं? इट इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर, जैसे जो घास में, खेतों में लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वीडीसाइड यूज करते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड के तौर पर पहले इसे ही यूज किया जाता था। इफेक्टिव एजेंट मॉस्किटोज, मलेरिया एंड लाइस ट्राइफस। ये किसको मारता है? मॉस्किटो को मारता है, ट्राइफस को मारता है। ठीक है, और इसका हम इसके स्ट्रक्चर के पहले बारे में बात कर ले। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है?
डीडीटी का आप देख सकते हो, डाइफेनिल कितने 1 2 3 ट्राइक्लोरो। अब इसमें भी पैरा पैरा पोजीशन पे डाइक्लोरो, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन। अब 1 कार्बन ये है, सेकेंड 1 कार्बन ये है, अब इस पे ट्राइक्लोरो इथेन। अब ये जो फॉर्म हुआ, अब इसके साथ इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो हार्मफुल इफेक्ट है, मैनी इंसेक्ट डेवलप रेजिस्टेंट टू डीडीटी। बहुत सारे इंसेक्ट्स ने क्या किया, डीडीटी के अगेंस्ट अपने आप को रेजिस्टेंस कर लिया, यानी ऐसे इंसेक्ट हो गए कि जो डीडीटी का इनके बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। सेकेंड वन, हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश, यानी ये फिशेस के लिए, मछलियों के लिए क्या थे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, अगर मछलियां इन्हें खाती थी तो मर जाती थी। थर्ड वन, नॉट इजिली मेटाबोलाइज्ड बाय एनिमल्स ड्यू टू हाई केमिकल स्टेबिलिटी एंड फैट सॉल्युबिलिटी, यानी ये अगर एनिमल की बॉडी में जाते थे तो एनिमल की बॉडी में ये बहुत देर तक, लंबे समय तक स्टेबल बने रहते थे। क्यों बने रहते थे, क्योंकि ये क्या होते थे, फैट सॉल्युबल, यानी फैट्स में ये आसानी से क्या हो जाते थे, डिसॉल्व हो जाते थे। साथ ही साथ इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यू, यानी जो एनिमल का फैटी टिश्यू होता है, जो हमारे बॉडी में हैंड रीजन में, मेनली एब्डोमेन रीजन में जो फैटी टिश्यूज है, इन टिश्यूज में ये बहुत जल्दी क्या हो जाते थे, डिपॉजिट हो जाते थे और स्टोर हो रहते थे। ये बात क्लियर। अब यहां पे आप डीडीटी का देखिए, मलेरिया, मॉस्किटो, टाइफस, लाइस, ये कुछ इफेक्टिव कंडीशंस थे। ये बात क्लियर। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर था, हम लोगों ने उस चैप्टर के बारे में, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। बेटा उम्मीद करते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप एक बार हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़कर आप अपने बोर्ड लेवल की तैयारी को और तेजी से आयाम दे सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप सब एक काम और कर सकते हैं बेटा, आप जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उस कॉन्सेप्ट को आप अपने प्रॉब्लम बुक से देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको वहां भी प्रॉब्लम अगर बन रही है तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहां हो रही, ठीक है। तो बेटा आप सबसे यही उम्मीद और आशा है कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।